श्री धन्वंतरि नमः। परम आदरणीय नाना जी को नमन करता हूँ, नानी जी को प्रणाम करता हूँ, प्रभा आयुर्वेद के समस्त गुरुवर्ग को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके तन तन के मन में विराजित नाना जी को मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। मेरी जो शुरुआत हुई आयुर्वेद की, वो आयुर्वेद की शुरुआत तो अच्छी रही, पर मेरा प्रारंभिक शिक्षण जो है वो बड़ा खराब रहा और वो मेरी वजह से खराब रहा। थोड़ा सा मन पढ़ाई में लगता नहीं था। मैं शिक्षकों को या गुरुओं को दोष नहीं दूंगा, दोष मेरा ही था, या थोड़ी सी उच्छृंखल प्रवृत्ति मेरे अंदर थी। ऊपर से एक जवाबदारी घर पे ये थी कि जब मैं डिग्री करके वापस आ जाऊंगा तो मेरे को एक बढ़िया सा एलोपैथी का एक सेटअप मिलने वाला था ग्वालियर के पास में, और मुझे डाकुओं से बड़ा डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो वहाँ जाएं और किडनैपिंग हो जाए। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तो थोड़े समय के लिए मैं नाना के यहाँ पर गया था। 2-3 दिन तक लेक्चर सुने। उसके बाद नाना ने बोला कि भाई कहाँ से हो? उनका सर नाना मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अभी कंप्लीट हो गया है? मैंने कहा कंप्लीट होने में तो समय है, तो एक काम करो जब कंप्लीट हो जाए तभी आना। अभी से क्या है, तुम्हारी बुद्धि जो है वो पढ़ाई में भी नहीं लगेगी। शायद नाना मेरी गुणवत्ता समझ गए थे कि बंद बीज के ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इत्तेफाक से ये था कि रामनवमी का दिन था और मैं रामनवमी के दिन नाना जी से मिलने के लिए गया, सर से मिलने के लिए गया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दे दूं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की एक छोटी सी गीता आती है, माचिस की डिब्बी की जैसी। मैंने अपना नाम लिखकर सप्रेम भेंट ऐसा करके मैंने सर को दी, और उसके बाद में मैंने कुछ सालों तक नाना के दर्शन नहीं किए, सर के दर्शन नहीं किए। जैसे जैसे डिग्री खत्म हुई और इंटर्नशिप भी खत्म हुई तो वो छटपटाहट शुरू हो गई कि अब आगे तो मुझे जाके वही प्रैक्टिस करना है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। गांव में बड़ा सारा घर, खेती बाड़ी, सब कुछ, और ऊपर से खानदान के इकलौते चिराग। समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। इसी बीच केरला के एक पंचकर्म के सेंटर पे आयुर्वेद सीखने का मौका हमें मिलने वाला था। हम 3 मित्र जाने वाले थे और पता चला कि वहाँ पे टोटल बैच ब्राज़ील के लोगों की है। बाकी के तीन में से 2 ने मना कर दिया, अकेला बचा मैं। पहले ही थोड़ा सा शर्मिंदा था। मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, वहाँ जाएंगे तो और नाक कट जाएगी, कुछ आता तो है नहीं। फिर मुझे याद आया कि जब इतनी महान विभूति हमारे पास में है नाना जी, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं आदरणीय सर के यहाँ पर गया। उस समय आकाश चांगोले जी वहाँ के आरएमओ थे। मैंने बोला मैं यहाँ पे सीखना चाहता हूँ। बोले तुम कहाँ से हो? कब हूँ मैं मध्य प्रदेश से। तो बोले एमपी से आज ही आए हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ पर पढ़ता धुलिया में ही हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सीखने को मिले। हाँ तो ठीक है, एक काम करना, 4-5 महीने के बाद आना। तो मैंने कहा 4-5 महीने के बाद क्यों? बोले इसलिए क्योंकि 4-5 महीने तक बैच खाली नहीं है। तो मैंने कहा इतने लंबे लंबे नंबर हैं? तो बोले वो भी मतलब 5 महीने बाद लग गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर थोड़ा और देर से आ जाना। मैंने कहा ये तो बहुत फजीते हो गए, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि एमपी से फ़ोन आ रहे थे कि कब आओगे घर, कब आओगे घर। मैंने कहा चांगोले जी से कि क्या मैं आदरणीय सर से मिल सकता हूँ? तो बोले हाँ मिल लो, पर कुछ दाल गलेगी नहीं। नारिकेलः समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना, अन्य बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा। सज्जन जो है वो नारियल के समान बड़े कठोर होते हैं। पर ये पहले जो सुभाषित सुना था बिल्कुल सही है। प्रवीण सर का नेचर वाकई में ऐसा ही लगता है। बड़ा डर लगता था उस समय, डर तो अभी भी लगता है। पेशेंट चल रहे थे और मैंने जाके सीधा अपना माथा टेक दिया सर के सामने। सर ने बोला अपन कौन? मैंने बोला सर यादव सुभाष ओम प्रकाश। हाँ तो कहाँ से? मैंने कहा सर एमपी से आया हूँ और मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपके मार्गदर्शन में कुछ सीख जाऊँ। तो सर ने बोला ठीक है, आकाश से जाके बात कर लो, आकाश तुम्हें समय दे देंगे, जब समय दें तब आ जाना। तो मैंने कहा सर उन्होंने कहा है 4-5 महीने के बाद। हाँ तो 4-5 महीने बाद आओ। तो मैंने कहा सर थोड़ा जल्दी। बोले नहीं नहीं, पूरी व्यवस्था आकाश संभालते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। मैं बाहर आने लगा, इतने में सर ने मुझे रोका। शायद सर को याद नहीं होगा पर मुझे याद है। सर ने बोला नाम क्या बताया? मैंने कहा सर यादव सुभाष ओम प्रकाश। तेरा नाम तो मैंने सुना है। मैंने कहा सर, मैंने मन में सोचा कि मैं तो कोई ऐसी हस्ती भी नहीं हूँ कि मेरा नाम कहीं सुने, कुछ खुरापाती बात पता चल गई हो सर को तो बात अलग है।
तेरा नाम मतलब मैं सुनता रहता हूँ, मुझे याद आता रहता है, ऐसा कैसे? तूने मुझे कुछ दिया है क्या? तो मुझे याद आया। मैंने कहा सर आपको मैंने कुछ साल पहले एक भगवत गीता दी थी। बोले तभी तो, बोले जब मैं उसको खोलता हूँ तो उसमें तेरा नाम रहता है। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, कल से आ जा। 2003 से 2003 में रात्रि जागरण बहुत ज़्यादा हुआ था, दादी की तबीयत बहुत खराब थी, कार्सिनोमा था, रात रात भर जगता रहता था, खाना पीना भी बहुत छूट गया था, प्रेम बहुत ज़्यादा था दादी के साथ में। श्वास व्याधि उस समय मेरे साथ में लग गई, 2003 से लगाकर 2010 तक। डेरी फाइलिन रोजाना मेरे जीवन का हिस्सा बन गई थी और रोटा कैप्स भी प्रत्येक दिन लिया करता था। उसी समय सर ने मुझे संरक्षण दे दिया सन 2010 में। दिल्ली और हरियाणा के दो वैद्य जो केरला से आयुर्वेद को सीखकर वहाँ आए थे, और शुरुआत के 1-2 दिनों में उन्होंने बोला अरे इतने आसान तरीके से कोई ठीक होता है क्या? मैं कहा तुम थोड़ा सा रुको तो सही, देखो तो सही। 4-5 दिन में वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले यार वहाँ पर हम मतलब इतने इतने मतलब 6 महीने रहे, इतने फास्ट रिजल्ट तो वहाँ देखे ही नहीं, जबकि इससे बहुत कुछ ज़्यादा वहाँ पे किया जाता है। तो उनकी आस्था बढ़ी। एक दिन उन्होंने देखा कि मैं रोटा कैप्स ले रहा हूँ और नीचे जाके सर को शिकायत की कि सर अगर आपके ही विद्यार्थी अगर इस सेंटर पे ऐसी हरकत करेंगे तो वैद्य श्वास व्याधि से निजात कैसे दिलवाएंगे लोगों को? तो सर ने पूछा किसने? मेरा नाम आ गया। बड़ी मुश्किल से तो एंट्री मिली थी, मुझे ससम्मान बुलाया गया। सर ने बोला कि यहाँ रहने में कोई समस्या तो नहीं? मैंने कहा नहीं सर। सामान आमान कितना है? मैंने कहा सर 2-1 बैग हैं। पैक करने में कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा सर पैक करने में? बोले तू हमारा नाम खराब कर रहा है, अगर तू यहाँ से श्वास व्याधि से मुक्ति प्राप्त करके जाता है तभी तू आगे चलकर कुछ कर पाएगा, नहीं तो श्वास के सारे पेशेंट को डेरी फाइलिन देगा तो क्या मतलब है उसका? मैंने कहा सर फिर क्या करूं? वमन। मैंने कहा सर कुछ औषधि? वमन अपन पंचकर्म के सेंटर पे हैं। फिर मेरा वमन हुआ। वमन भी बड़ा, वमन एक्चुअली अति योग जिसको कहते हैं वो अति योग हो गया था। आकाश चंगोली जी मेरे ऊपर कुछ प्रयोग करना चाह रहे थे और मैं भी थोड़ा अल्पसत्व था, बड़े भयंकर वेग आए, परंतु सन 2010 से लगाकर 2021 तक आज तक एक भी मुझे श्वास का वेग नहीं आया। बहुत कुछ सीखने को मिला। नाना जी का संरक्षण बहुत प्राप्त था। मैं 1 महीने के लिए गया, पर यह सर की उदारता है कि सर ने मुझे तकरीबन 1 साल के लिए वहां पे एंट्री दी। आज शायद यह कार्यक्रम लाइव हो रहा है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं अन्य राज्यों के वैद्यों से भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप दुखी हो रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं, उदासीनता छा रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आगे अंधकारमय जीवन है और आपको एक सिरिंज पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं पड़ेगा, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप महाराष्ट्र आइए, प्रभा आयुर्वेद से जुड़िए। यहाँ के गुरु सिर्फ गुरु नहीं है, पितृतुल्य प्रेम यहाँ पे प्राप्त होता है, और आप सिर्फ शिक्षा ही लेके नहीं जाते, साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाना जी के बारे में 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। विपक्षणा की साधना क्या होती है या सात्विक गुण कैसे होते हैं, वो नाना जी के मैंने देखे। अभी कल परसों भी बात हो रही थी। नाना जी रोजाना लेक्चर लेने के लिए ऊपर आते थे, लेक्चर चलते थे। उसी समय नांदेड़ क्षेत्र के 2 चिकित्सक आए थे। मैं उन्हें बदमाश तो नहीं बोलूंगा, पर उनका विश्वास नहीं था आयुर्वेद के प्रति और उन्हें जबरदस्ती भेजा गया था। तो जब वो आए और 2-3 दिन उन्होंने लेक्चर नाना जी के अटेंड किए, तो नाना जी का एकदम से फोन आया किसी पेशेंट का कि नाना एक पेशेंट का फोन है, और तो नाना बोले कि मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूं, तब तक आप लोग डिस्कशन कीजिए। नाना नीचे गए। इतने में उन दोनों वैद्यों में बात शुरू हुई कि अपनी सफलता का गुणगान तो हर कोई करता है। 3 या 4 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, पर कोई असफल केस भी तो बताएं। मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मुझे 2 या 3 महीने हो गए थे और नाना जी क्या है ये हम समझ चुके थे। नाना जी थोड़ी देर के बाद में आए, तकरीबन अमूमन 15 मिनट के बाद में नाना जी ने अपना लेक्चर शुरू किया, और लेक्चर शुरू करने के 5 से 7 मिनट के बाद में नाना जी बोले कि हालांकि आज टॉपिक दूसरा है, पर मुझे क्या पता क्यों ऐसा लग रहा है कि आज वो भी केस बता दूं जो सफलता को प्राप्त नहीं कर सके। और उनकी आंखों में आंखें डाल के नाना जी ने वो केस बताए, और आखिरी में नाना जी ने बोला कि पर इनमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने हेतु सेवन किया, उन्होंने इस प्रकार से किया। तब पता चला कि नाना जी मन के भावों को भी पढ़ सकते हैं।
एक दो महीने और रुके। एक दो महीने के बाद में फिर उसी तरह से लेक्चर चल रहा था। एक मैडम आई, वो बहुत परेशान थी, उनकी रिलेटिव की एक बच्ची थी जिसको सेरेब्रल पाल्सी थी। नाना जी का फ़ोन आया, नाना जी नीचे गए। इतने में वो मैडम बोली कि नाना जी से सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करना है, मेरी बहन का बेटा है, उसको समस्या है। तो एक दो जो वैद्य थे उन्होंने बोला कि आज जो टॉपिक चल रहा है, जब बच्चों से रिलेटेड या कुछ वैसा आएगा मानसिक विकारों से रिलेटेड, तो हम उस समय नाना जी से चर्चा कर लेंगे। तो बोले ठीक है। हाँ, स्त्री रोगों पर चर्चा चल रही थी। नाना जी आए, नाना जी बैठे, स्त्री रोगों के बारे में बोलना शुरू किया और फिर एकदम से उन मैडम की तरफ देख के बोले कि सेरेब्रल पाल्सी के बारे में कुछ बताऊं क्या? और जितने लोग थे सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हिंदी में कहते हैं अवाक रह जाना। तो नाना जी में वो संयम था, शांति थी, धन न अर्जन करने की चाहत, धन न अर्जन करने की चाहत, गरीब गरीब तक आयुर्वेद पहुंच सके, पिछड़े लोगों तक जो है वो पंचकर्म पहुंच सके, पंचकर्म का लाभ जन जन तक पहुंच सके। और एक एक महीने के अंदर सालों साल का निचोड़ जो नाना ने अपने जीवन में प्राप्त किया वो हम सभी को मिला। तो मैं पुनः आभार की अभिव्यक्ति करूंगा। वाकई में मैं उतना परिपक्व तो नहीं कि जितने में मुझे पुरस्कार मिल जाए, ये तो गुरुजनों की उदारता है, अभी बहुत कुछ करना है। मैं पुनः बोलूँगा कि जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप लोग प्रभा आयुर्वेद से अवश्य जुड़िए। आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले एक विद्यार्थी मेरे पास में आया था और उसने ये बोला कि एक प्रोफेसर सिर्फ पीछे खड़ा करने के लिए मुझसे सर 6,000 रुपये मांग रहे हैं कि मेरे पीछे खड़े रहो, तब आयुर्वेद सिखाऊंगा 6,000 रुपये में। यहाँ आपको ऐसा दृश्य देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि आप लाखों करोड़ों कमा के ही जाएंगे। जय हिंद, जय धन्वंतरि।